हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज के सेशन में हम हमारा जो ये सेशन चल रहा है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का, इसमें आगे की तरफ मूव करते हैं। पिछले सेशंस में हम लोग ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विच इज योर डेफ, उसके बारे में बहुत डिटेल्ड चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको विभिन्न जो खंड होते हैं उसके अलग अलग जो पोर्शन है डेफ के, उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनको आपको कैसे हैंडल करना है इन योर इंटरव्यू, उसके बारे में बहुत एक डिटेल्ड आइडिया देने की कोशिश की थी। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इंडिविजुअलिस्टिक लेवल के जो चीजें हैं उसको आपको खुद प्रिपेयर करना है। जैसे हॉबीज हो गई, उसको आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल एक आउटलाइन मैंने आपको बताई थी कि आपकी अलग अलग सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको ये करना है कि उस टेम्पलेट में अपना जो स्पेसिफिक हॉबी है या वर्क एक्सपीरियंस है उसको उस टेम्पलेट में डाल के उससे क्वेश्चंस निकाल लेने हैं। वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम डेफ के बाद जो अगली चीज हमें डिस्कस करनी है इस इंटरव्यू के लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम ये देखें कि उससे किस तरह के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में आ सकते हैं और उन्हें आपको कैसे हैंडल करना है। तो आज हम बात करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। देखिए, किसी भी पोस्ट का जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपसे पूछा जाता है वो होता है कि जिस पोस्ट पर आप जाने वाले हो उस पोस्ट के बारे में आपकी जानकारी पुख्ता है या नहीं। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसके बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि आपको एकदम डिटेल्ड या डीप इंफॉर्मेशन हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं। जब आप अपॉइंट हो जाते हैं तो ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन अगर आपको उसके बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आपको इस पोस्ट के बारे में सामान्य जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप सामान्य जानकारी से जुड़े हुए सवालों का उत्तर नहीं देते तो फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। और आपका उस पोस्ट पर जाने के बाद क्या रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर रहेंगी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस रोल को आप किस तरह से पूरा करेंगे, आपका क्या एटीट्यूड है, क्या एप्टीट्यूड है, क्या एक ऑल इन ऑल आपका कैसा रुख रहता है उन सब चीजों के प्रति, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इसी पर डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक पोस्ट जिस पर आप जाने वाले हो, उसके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उसके कई फैसेट्स होते हैं, कई डायमेंशंस होते हैं। इस पोस्ट के भी कई सारे डायमेंशंस हैं, मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कई सारे डायमेंशन हैं। तो हम अलग अलग डायमेंशन को कवर करते चलते हैं, एक एक करके इस डायमेंशन को लेते हैं और फिर उसमें क्या पढ़ना है, क्या सवाल आ सकते हैं और उसको कैसे आपको टेकल करना है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो पहला जो फैसेट या पहला जो डायमेंशन है इस पोस्ट का, वो है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक्स बोल सकते हैं। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक्स। देखिए, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। एकेडमिक, जैसे कि नाम से आप लोग समझ रहे हो कि इसमें हमको एकेडमिक से जुड़ी हुई चीजें देखना पड़ेगा और ये देखना है कि जो भी किसी भी कॉलेज का, खासतौर पे अगर वो टेक्निकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें प्रिंसिपल या डायरेक्टर जो होता है उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। इसको हम एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोल सकते हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि ये पोस्ट एकेडमिक्स से जुड़ी हुई है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही हो जाती है। क्योंकि आपका काम क्या है बेसिकली, आप बेसिक चीज याद रखो कि आप अगर किसी कॉलेज में, किसी टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में
प्रिंसिपल या डायरेक्टर जैसी हाईएस्ट पोस्ट पे हो, जो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, अगर आप उस पर बैठे हुए हो तो उस पोस्ट पर बैठे होने के रूप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी यही है कि जो भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट में है, उनको एकेडमिक फैसिलिटीज सारी मिले। इस लेवल पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग वहां पर आए पढ़ने ही के लिए है और आपका काम उन्हें पढ़ाना ही है, सिखाना ही है। तो जो सिखाना पढ़ाने वाला काम है वही मेन काम है, क्योंकि उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पर्पस ही क्या है, बच्चों को एजुकेट करना, ट्रेन करना। और अगर एजुकेशन और ट्रेन ही ढंग से नहीं किया जाएगा तो बाकी चीजें जो है वो अपने आप ही निरर्थक हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। तो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सबसे मेन काम होता है बच्चों को एजुकेट या ट्रेन करना। और अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में हैं तो वहां पर भी ये बात वैसे ही लागू होती है, बच्चों को एजुकेट या टीच करना या ट्रेन करना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। इसीलिए प्रायोरिटी के टर्म्स में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उसमें एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, एकेडमिक का मतलब आप सभी समझते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक लाइन में अगर आपसे सिंपल शब्दों में कहूं कि एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब होता है, अगर आपसे सिंपलेस्ट तरीके से पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको इस तरह एजुकेट करना या ट्रेन करना कि वो जो है ट्रेनिंग के बाद या एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयबल कंडीशन में आ जाए, तो हम मानेंगे कि हमारी एकेडमिक फैसिलिटीज जो है वो अच्छी है। एकेडमिक फैसिलिटीज का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को काम सिखाना, उन्हें पढ़ाना, एजुकेट करना, और उसके लिए जो सारी फैसिलिटीज उनको दी जाएंगी वो सब एकेडमिक फैसिलिटीज होंगी। और उसमें आपका जो रोल है, जो कि की रोल है बेसिकली, वो आपकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो सबसे की रोल जो है वो प्रिंसिपल का ही होगा, इसमें कोई मतलब समझने वाली बात नहीं है। अच्छा, बीइंग अ प्रिंसिपल आपको काम खुद करना नहीं होता, करवाना होता है। आपका काम बेसिकली सुपरविजन का होता है, इसलिए आप काम खुद करेंगे ऐसा नहीं है। आप जिस पोस्ट पर हो या जाने वाले हो, इसमें आपका काम बेसिकली सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, ये सब रहता है। सुपरविजन का काम होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है। वहां पर आपको काम खुद नहीं करना है, लेकिन लोगों से काम करवाना है बेसिकली। तो ज्यादातर जो हमारा मेन चीज रहेगी वो सुपरविजन का, कोऑर्डिनेशन का, उसके बाद इवैल्यूएशन का कि काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ। अगर ठीक से नहीं हुआ है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इम्पैक्ट लर्निंग जिसको बोलते हैं, कि आपका जो काम आप कर रहे हैं उससे कोई फायदा हो रहा है, कुछ पॉजिटिव चीज हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो हमें और क्या करने की जरूरत है। तो बेसिकली आपका काम यहाँ पर ये एक एक हायर पोस्ट वाली जॉब है। जैसे हम लोग मैनेजमेंट में जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हाई लेवल मैनेजमेंट होता है, लो लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, ये सब हमने पढ़ा था। तो जब हम मैनेजमेंट में जब हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ये जो मैनेजमेंट के लेवल्स है, इसमें आपका जो पोजीशन है, आपका जो पोस्ट है, वो हायर लेवल के मैनेजमेंट का है। और हाई लेवल के मैनेजमेंट पे व्यक्तियों को काम करने से ज्यादा करवाना पड़ता है, स्वयं काम नहीं करना पड़ता। उनका काम सुपरवाइज करना, इवेल्युएट करना, कोऑर्डिनेशन करना, पॉलिसीज जो बनाना भी होता है, बहुत बार पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना, और कई बार उसको इम्प्लीमेंट करवाना लोगों से, अपने नीचे अपने सबऑर्डिनेट जो लोग हैं उन सबसे उसको इम्प्लीमेंट करवाना। तो आपके मातहत जो लोग हैं, ऑर्डिनेट आपके जिसको हम कहते हैं कि एक तरीके से आपके सबऑर्डिनेट जो लोग होते हैं उनसे इसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये चीज आपको मेनली इसमें देखनी रहती है। इसीलिए आपका काम यहाँ पर इन सारे जिसको हम कहेंगे कि दायरे के अंदर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में अगर मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट की फैकल्टी नहीं है तो आप खुद जाके वहां पढ़ाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। आप अच्छी से अच्छी फैकल्टी अरेंज करेंगे। तो आपका यहाँ पर काम, आप इस रोल को समझिए कि ये रोल क्या है। ऐसी कंडीशन में आपको ठीक से समझ में आएगा कि आपको वहां पर क्या बोलना है। अब हम आते हैं एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन सी चीजें शामिल है। ठीक है,
सबसे पहली एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छे टीचर्स, अच्छे ट्रेनर्स, जिसको आप इंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। और जैसे मैंने आपको जब थ्योरी में पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास हमारे कॉलेजेस में एक बड़ी जो समस्या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक फैसिलिटी को लेकर के सामने आती है, जिसको कई रिपोर्ट्स ने, कई सारे रिसर्च ने, कई सारी जो कमिटीज बनी है, उन कमिटीज ने भी ये बताया है कि हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी ना होने की एक वजह यह है कि हमारे पास अच्छे टीचर्स या ट्रेनर्स या इंस्ट्रक्टर्स नहीं है। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड पॉइंट है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्टर की तरह से है, क्योंकि कई सारी कमिटीज और कमीशंस ने भी अपनी रिपोर्ट्स में इस बात को मेंशन किया है कि इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन की हालत अगर बहुत सुदृढ़ नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, तो इसकी कई सारी वजहों में एक वजह ये भी है कि हमारे पास अच्छे टीचर्स या ट्रेनर्स या इंस्ट्रक्टर्स नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें जो टीचर्स या ट्रेनर्स के रूप में है वो उतने इफिशिएंट नहीं है उस काम के लिए, उतने कॉम्पिटेंट नहीं है उस काम के लिए। तो ऐसी कंडीशन में टीचर्स या ट्रेनर्स जो है वो अच्छे नहीं होंगे तो आपके यहाँ ट्रेनिंग का जो लेवल है या टीचिंग का या एजुकेशन का जो लेवल है वो अपने आप जो है ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छे टीचर्स या अच्छे ट्रेनर्स हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाई डिपार्टमेंट में उनको रिक्रूट करना। हालांकि गवर्नमेंट जो आपके कॉलेजेस होते हैं उसमें रिक्रूटमेंट की एक सेपरेट प्रोसेस होती है, लेकिन फिर भी उनको रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो चीजें होती है उस पर आपका सुपरविजन और कंट्रोल होता है। तो आपके पास अच्छे टीचर्स और अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए, ऐसे जो कि बच्चों को ठीक से ट्रेन कर पाए उस पर्टिकुलर चीज के लिए। ये बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट होता है, इसीलिए ये आपकी एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें इसी में मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि टीचर्स और ट्रेनर्स अच्छे हो इसकी क्या कसौटी है, क्या पैरामीटर है, कैसे आप कहेंगे कोई टीचर अच्छा है या बुरा है। केवल इस आधार पर तो पहला यह है कि उसके पास टीचिंग स्किल्स तो होनी ही चाहिए, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्टीज बल्कि होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट में नॉलेज और एक्सपर्टीज होना चाहिए, प्लस टीचिंग की स्किल्स भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट का नॉलेज या एक्सपर्टीज तो उनके पास होता है, लेकिन वो किसी दूसरे को हैंड ओवर करने में उतने सक्षम नहीं होते हैं। तो वो लोग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो हो सकते हैं लेकिन ट्रेनर नहीं हो सकते। ट्रेनर वही व्यक्ति हो सकता है, टीचर वही व्यक्ति हो सकता है, इंस्ट्रक्टर वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने पास जो नॉलेज या एक्सपर्टीज है उसको ट्रांसफर कर सके बहुत केपेबली स्टूडेंट्स में या कैंडिडेट्स में। अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, लेकिन आप उसको ट्रांसफर नहीं, नहीं ऐसी कोई आपके पास कभी कभार ऐसी एडहॉक बेसिस पे इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन जनरली ये पावर आपके पास नहीं होती है। लेकिन हाँ, एडहॉक बेसिस पे ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती है जहां आपके पास पावर रहती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई परमानेंट वैकेंसी के फॉर्म में कोई रिक्रूटमेंट नहीं आया है और वहां पर अभी कोई आने की संभावना भी नहीं है परमानेंट वैकेंसी के रूप में, तो एडहॉक बेसिस पे कई बार प्रिंसिपल्स को ये राइट दिया जाता है कि वो किसी भी व्यक्ति को अगर वो अपॉइंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, उसके लिए आपको कई बार एलिजिबल कर दिया जाता है। तो परमानेंटली तो नहीं, लेकिन एडहॉक बेसिस पे आप टीचर्स के रिक्रूटमेंट में भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, हाँ, गेस्ट फैकल्टी जिसको बोलते हैं, जिसको एडहॉक बोलते हैं, गेस्ट फैकल्टी बोलते हैं, उस फॉर्म में आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। या आप एकेडमिक टीचिंग के लिए भी कर सकते हैं, और जो लेबोरेटरीज में जो ट्रेनिंग दी जाती है काम सिखाने के लिए, जो जिसको आप लोग लेब असिस्टेंट वगैरह या लेबोरेटरी में जो लोग काम सिखाते हैं एक्चुअल जॉब्स पे, उनके लिए भी ये काम बात सही है। तो फैकल्टीज के लिए भी और इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी, दोनों के लिए अगर एडहॉक बेसिस पे ऐसी कोई गुंजाइश बनती है, जो कि हमारे काफी बार बनती है, बहुत बार परमानेंट फैकल्टी या परमानेंट टीचर्स नहीं होते तो एडहॉक बेसिस पे नियुक्तियां दी जाती है, तो उसमें कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो टीचर्स अपॉइंट होके आ रहे हैं वो अगर वो ठीक है या नहीं, या अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उसको तो आप सुपरवाइज करोगे ही ना, उसको तो आप सुपरवाइज
करोगे ही। तो भले ही उनका रिक्रूटमेंट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन वो किस तरह काम कर रहे हैं पूरे कॉम्पिटेंस के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे पूरे इफिशियंसी के साथ वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको सुपरवाइज करना, उसको मॉनिटर करना, उसमें सुधार लाना, ये तो आपकी जिम्मेदारी होती ही है। ठीक है, तो इस रूप में नॉलेज और टीचिंग, एक अच्छा टीचर वही है जो अपने एक्सपर्टीज को हैंडओवर ठीक से कर पाए, क्योंकि आप अगर किसी को सिखा नहीं पाओगे तो फिर आपके टीचर होने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप इंजीनियर बन जाओ। अगली बात समझ में, तो इसलिए टीचिंग स्किल्स भी उसकी ठीक होना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि एक्सपर्टीज और टीचिंग स्किल्स के साथ तीसरी चीज अच्छे टीचर में ये होना चाहिए कि वो अप टू डेट होना चाहिए। अप टू डेट का मतलब ये है कि जो भी लेटेस्ट चीजें चल रही हैं और मॉडर्न चीजें हैं, लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर फील्ड में जो है, उस पर उसका अधिकार या एक्सपर्टीज होना जरूरी है। क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं, बेसिक, देखो बेसिक्स तो ठीक है, बेसिक्स भी और प्लस लेटेस्ट मॉडर्न जिसको आप बोल सकते हो, ये दोनों, बेसिक्स और लेटेस्ट दोनों पर उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए। इसके लिए प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उस पर उसको समय समय पर, जो भी आपके पास फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर है, उनके लिए समय समय पर ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप के सेशंस भी वो अरेंज कर सकता है। इतनी इतनी स्वतंत्रता उसके पास होती है। तो टीचर्स के लिए टाइमली मैनर में, पीरियोडिक मैनर में, समय समय पर उसको ट्रेनिंग के सेशंस और वर्कशॉप के सेशंस, ट्रेनिंग और वर्कशॉप के सेशंस वो अरेंज कर सकता है और उसे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक चेंजिंग वर्ल्ड में है, तो उसे नई नई चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई भी नई पॉलिसी आती है, कोई नए गोल्स मिलते हैं एजुकेशन में, तो उसके लिए भी जरूरी है कि ट्रेनिंग और वर्कशॉप की फैसिलिटीज वो करे। ठीक है, जो भी एक, जिसको हम कहते हैं टारगेट्स हैं आपके, जो भी टारगेट्स हैं एक कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में, उन टारगेट्स को मीटअप करने के लिए, उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपको कई बार ऐसा करना पड़ सकता है कि ट्रेनिंग और वर्कशॉप के सेशंस आप आयोजित करो, अरेंज करो फॉर फैकल्टी, ताकि वो अपने आप को अपडेट करते रहे। ये नहीं है कि भाई कोई फैकल्टी है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ था आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले, और उसने वही चीजें जो है आज, अब 25 साल में दुनिया बहुत बदल गई, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, सब कुछ आगे बढ़ा। इस बीच हो सकता है कि आपका जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो भी बदल जाता है चीजों को लेकर के। तो अब क्या होगा, उस नए सिलेबस, नई टेक्नोलॉजी, नए जो चैलेंजेस हैं, उनको मीटअप करने के लिए आपके टीचर्स को भी टाइमली बदलना पड़ेगा, अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है कि उनके लिए ट्रेनिंग और वर्कशॉप के सेशंस भी टाइमली मैनर में आप आयोजित करें, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टीचर्स और स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक तरह का फ्रेंडली कोऑर्डिनेशन है, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है, खासतौर पे इस तरह की चीजों में जहां पर आपको इंटरेक्टिव सेशन के जरिए या इंटरेक्टिव तरीके से ही चीजों को सीखना है। तो क्योंकि ये जो काम है, ये सीखने का ज्यादा है, वोकेशनल एजुकेशन वाला जो काम होता है, टेक्निकल एजुकेशन वाला, इसमें आपको थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पर फोकस रखना होता है, क्योंकि आप एक्चुअली काम सीख रहे होते हैं। और जहां पर भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा मजबूत होते हैं, या जहां पर इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर ज्यादा जोर देना जरूरी होता है, ऐसे फील्ड्स में टीचर्स, ट्रेनर्स, इंस्ट्रक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा और स्मूथ और फ्रेंडली होना चाहिए, एमिकेबल होना चाहिए, तभी वो लोग ढंग से काम कर सकते हैं। टीचर जो है वो मतलब स्टूडेंट्स को के साथ अगर फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे, स्मूथ रिलेशन रखेंगे, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेझिझक, बिना डरे अपने डाउट्स, अपने जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनको तकलीफें आती है, जो भी दिक्कतें आती है, वो टीचर्स के साथ डिस्कस करके उनको ओवरकम कर पाएंगे। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स का कोऑर्डिनेशन जो है वो भी होना जरूरी है, और ये इंश्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टीचर या इंस्ट्रक्टर ऐसा है जो स्टूडेंट्स की समस्याओं को हल नहीं कर रहा है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे या तो मतलब इसके लिए प्रोत्साहित करो, इनकरेज करो और इसके बारे में उससे बात करके या जैसे भी आप उसे इनकरेज करें। ऐसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं। जब मैं आपको सिचुएशनल हैंडलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, तो उस समय ऐसी कुछ केस स्टडीज हम लोग डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। जैसे मान लीजिए आपको एक केस स्टडी दी जाए कि भाई एक टीचर है आपके यहाँ जो बहुत अच्छा टीचर है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अपने विषय का विशेषज्ञ है, मतलब एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट का, और एक्सपर्ट होने के साथ साथ बहुत नॉलेज रखता है, सब कुछ है और पढ़ा भी ठीक लेता है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ उसका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, इस रूप में कि स्टूडेंट जो है अपने डाउट्स उससे क्लियर नहीं कर पाते, या तो उसका ऑरा ऐसा है या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, और आपको ऐसी खबर मिलती है कि भाई वो टीचर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में एक खौफ है उनके लिए, तो आप क्या करेंगे? कैसे उस टीचर से बातचीत करके कैसे उन्हें ये इस चीज के लिए कन्विंस करेंगे या तैयार करेंगे या इनकरेज करेंगे कि स्टूडेंट्स के साथ वो फ्रेंडली और एमिकेबल रिलेशन डेवलप करें। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए प्रिंसिपल कि आपके यहाँ स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रहे, कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक रहे। ठीक है, इसके अलावा फैकल्टी की मीटिंग्स वगैरह करवाना, ये सब भी इसमें आ जाता है। लगातार मीटिंग्स अगर आप करेंगे, अगर आप लगातार मीटिंग लेंगे तो उससे आप फिर फॉलो अप वगैरह ले सकते हैं, और जब आप फॉलो अप लेते हैं तो आपको असली समस्याओं का पता चलता है, तो आप टाइमली मैनर में फैकल्टीज के साथ मीटिंग्स लेना, फॉलो अप लेना, ये तमाम काम भी प्रिंसिपल करता है, जो कि होता ही है। प्रिंसिपल और टीचर्स की मीटिंग कई बार होती है और इससे फॉलो अप का पता चलता है कि भाई आपका जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो कितना पूरा हो गया है, क्या स्थिति है बच्चों की, है ना, और बाकी परफॉर्मेंस कैसा है, ये तमाम चीजें प्रिंसिपल तक पहुंचती है। और जिस भी चीज में कमजोरी या कमी लगती है तो फिर फैकल्टीज के साथ और जो भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मीटिंग करके, उनसे बात करके फिर उसको कम करने या सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो फैकल्टीज के साथ मीटिंग करना, फॉलो अप लेना, समस्याओं को समझना, उसको दूर करने का प्रयास करना, ये सब आपके साथ एक मेनली चीज इसमें रहती है। ठीक है, और पार्टिसिपेटिव मतलब उसको होना चाहिए, पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मतलब उसका नेचर एक तरह से पार्टिसिपेटिंग नेचर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो प्रिंसिपल हूं, अपने ऑफिस से क्यों बाहर निकलूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो है ही प्रिंसिपल के रूप में, लेकिन एक पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में हर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको डायरेक्ट जानकारी होनी चाहिए। कि भाई किसी अगर कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं तो एकेडमिक्स के डिपार्टमेंट में यानी कि टीचिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, वेब आपकी जो लेबोरेटरीज होती है उनको लेकर के, क्लासरूम्स को लेकर के, सिलेबस कितना पूरा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, करिकुलम को लेकर के, करिकुलम में जो सिखाया जा रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसके बारे में एक पार्टिसिपेटिंग नेचर प्रिंसिपल का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो एक आइसोलेटेड आइलैंड पे चला जाऊं, कॉलेज में जो हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स में इस तरह का एटीट्यूड आ जाता है कि वो सोचते हैं कि मैं बच्चों से डायरेक्ट बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, या मैं बार बार क्लासरूम्स में या इन सब में इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, तो वो क्या होगा, एक कट ऑफ बन जाएगा, जबकि कट ऑफ नहीं बनना चाहिए। आपको और आपके स्टूडेंट्स को और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करना पड़ता है बीइंग मतलब एक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अलावा अगर हम एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो उसमें और भी कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे जैसे एक लाइब्रेरी की बात करते हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटी, टीचर के बाद अगली चीज होती है किताबें, लाइब्रेरी, बुक्स, इक्विपमेंट्स, ये सब जो है आपके कॉलेज में मतलब ठीक ठाक स्थिति में होने चाहिए, तभी काम हो पाएगा। भाई टीचर्स आपके पास ठीक है, टीचर्स बहुत उत्साही भी है पढ़ाने को लेकर के, मतलब अच्छे भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, टीचिंग स्किल्स भी अच्छी है,
बहुत अपडेटेड भी है, एडवांस भी है, उत्साही भी है बच्चों को सिखाने को लेकर के, लेकिन आपके पास दूसरी फैसिलिटीज नहीं है तो फिर वो काम रुक सकता है। तो जैसे आपके पास क्लासरूम, ठीक ठाक क्लासरूम्स होने चाहिए। अगर क्लासरूम में कोई चीज कम ज्यादा है तो वो भी प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मान लो क्लासरूम तो है लेकिन ऐसी कंडीशन उनकी खराब है, मान लो बेंचेस नहीं है, फर्नीचर नहीं है, पंखा नहीं चलता है, एसी नहीं चलता है, ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, ये सब फैसिलिटीज भी एकेडमिक फैसिलिटीज में आती है। तो इसको भी आपको, ये नहीं है कि अब आप खुद जाकर के पंखा बदलोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका एक आई उस पर होना चाहिए, नजर होना चाहिए। अगर कोई भी चीज गलत होती है आपके कॉलेज में, कॉलेज बहुत ऐसा नहीं कोई बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, जो आपके ये आईटीआई और डिप्लोमा कॉलेजेस होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई बड़ा कैंपस है जिसमें आप हर चीज के बारे में जान नहीं सकते। अगर कहीं भी कोई चीज गलत होती है तो प्रिंसिपल को उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए और उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। खुद नहीं करना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें कोई भी चीज गलत हो तो प्रिंसिपल तक उसकी खबर पहुंचे अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो, और बल्कि उसे प्रिंसिपल तक पहुंचने से पहले ही नीचे के डिपार्टमेंट ठीक कर दें। इस तरह का एक माहौल आपके इंस्टीट्यूट में डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आपको हर चीज के हेड, आप यहाँ पर हर फैसिलिटी के हेड जो है वो आप हो, केवल एकेडमिक्स के नहीं, उससे जुड़े हुए दूसरी जो चीजें हैं, दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब के बारे में। इसलिए ये नहीं है कि डायरेक्ट जा करके आपको वो काम करना है, लेकिन एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा एम्बियंस, एक ऐसा सिस्टम कॉलेज में डेवलप करना है जहां कोई भी चीज अगर कोई भी चीज में अगर किसी तरह की दिक्कत या परेशानी होती है तो वो सॉल्व हो सके, आपके कहने से पहले सॉल्व हो सके, और अगर नहीं हो रही है तो फिर आप उसको सॉल्व करें, ऐसा एक माहौल होना चाहिए। जैसे क्लासरूम में जो फैसिलिटीज होती है, अगर आपके पास क्लासरूम ठीक नहीं है तो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। उसके बाद इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरीज एंड इक्विपमेंट्स। लेबोरेटरीज एंड इक्विपमेंट को आप क्या बोलेंगे कि भाई अगर आपके पास मशीनें ही नहीं है, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है तो बच्चे कहीं पे सीखेंगे। तो बजटिंग वगैरह का भी जो एक रोल रहता है वो भी आपके ऊपर रहता है। कॉलेज को जो बजट मिलता है उसका बहुत ही सही तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से उसको यूज करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की होती है। तो वो अभी अपन देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि वो एक हल्का सा लिंक आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ बजट का भी, कि जो बजट मिलता है कॉलेजेस को उसको अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कि अगर आपको 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मिले हैं इक्विपमेंट्स के लिए, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो इक्विपमेंट्स खराब है उन्हें आप रिप्लेस करें, जो नए इक्विपमेंट्स की जरूरत है उसे आप खरीदें, ताकि इक्विपमेंट्स प्रॉपर हो। अगर आपके यहाँ प्रॉपर मशीनें या इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो बच्चे सीखेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए बजट जो मिल रहा है उसको अप्रोप्रिएट तरीके से यूटिलाइज करना, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें बजट के यूटिलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल हो जाती है, जहां पर आपको इक्विपमेंट्स को लेकर, बुक्स को लेकर, लाइब्रेरी फैसिलिटीज को लेकर, क्लासरूम फैसिलिटी को लेकर के इस तमाम चीजों को आता है। इसके अलावा दूसरी फैसिलिटीज भी है, पीने के वाटर, मतलब ड्रिंकिंग वाटर की, प्ले ग्राउंड की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, वो तमाम चीजें जो हम बाद में देखेंगे, अभी हम केवल एकेडमिक्स तक सीमित रहते हैं। तो एकेडमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि बुक्स, लाइब्रेरी, इक्विपमेंट्स, क्लासरूम, ये डायरेक्ट चीजें हैं जिसका संबंध एकेडमिक्स के साथ है। और बजट को इस तरह से अप्रोप्रिएट और यूटिलाइज किया जाना चाहिए कि इन तमाम चीजों के लेवल पे कोई भी कमी कटौती ना। मान लीजिए कि आपकी क्लास में स्टूडेंट है 60 और आपके पास इक्विपमेंट है 2, अभी क्या होगा? सारे बच्चे जो है, 2 इक्विपमेंट है, 60 बच्चे, कम से कम आपके पास 15 इक्विपमेंट तो होने ही चाहिए कि आप 4 बैच बना करके प्रैक्टिकल करवा सके। अगर आपके पास 2 ही इक्विपमेंट है, स्टूडेंट 60 है, तो कैसे हो पाएगा? कम से कम 15 इक्विपमेंट तो, कम से कम आपके पास 15 इक्विपमेंट तो होने ही चाहिए। तो इसलिए हमें इस तरीके से इन चीजों को देखना है। फिर इक्विपमेंट आपके खराब है, 10 साल से बदले ही नहीं है या उनको ठीक ही नहीं करवाया है, तो उस पर अगर बच्चे सीखते भी हैं तो गलत सीख रहे हैं या सीख ही नहीं पा रहे हैं, तो उसको रिप्लेस आप कर सकते हैं, नए ले सकते हैं। उसके अलावा पुरानी मशीनें जिन पर अब कहीं काम ही नहीं होता, 20 साल पहले वो चलती थी, अब किसी फैक्ट्री में उस मशीन पे काम ही नहीं होता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इक्विपमेंट्स को
पहले तो पर्याप्त रखें, उसकी संख्या सफिशिएंट होनी चाहिए। उसके अलावा पुराने और मतलब घिसे पिटे खराब नहीं होने चाहिए, और दूसरे मॉडर्न होने चाहिए जिन पर अब काम होता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जरूरी है। लाइब्रेरी में बुक्स की संख्या ठीक ठाक ऐसी होनी चाहिए कि भाई हर व्यक्ति को पढ़ने के लिए किताब मिले, लाइब्रेरी में बैठने की फैसिलिटी, ये तमाम क्लासरूम की जो बेसिक फैसिलिटी होती है, और ट्रेनर्स और टीचर्स की फैसिलिटी, वो हर एस्पेक्ट में। अब आपको इसमें देखना है कि अच्छे होने चाहिए, पर्याप्त होने चाहिए, ये तमाम चीजें, और मॉडर्न होने चाहिए। और टीचर्स के बारे में ये कि भाई टीचर अपने विषय का जानकार तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ अच्छा टीचर भी हो। और दूसरी चीज ये कि स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली भी हो। मतलब फ्रेंडली मतलब ये नहीं कि बहुत एकदम दोस्त यार वाला, लेकिन बेझिझक उससे संवाद किया जा सके, समस्या उसको बताई जा सके, ऐसा होना चाहिए। और अगर इन तमाम मोर्चों पर कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे ठीक करें, दुरुस्त करें। अपने डायरेक्ट इंटरवेंशन के बिना अगर आप कर पाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर उस तरह से नहीं हो तो फिर आप डायरेक्ट इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा माहौल ही बना दें जिसमें आपको बार बार इंटरवीन न करना पड़े, वो सबसे बेहतर स्थिति होती है। अगर आपको हर बात में इंटरवीन करना पड़ रहा है तो फिर उसको उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके माहौल, आपके यहाँ एक सिस्टम ही ऐसा डेवलप होना चाहिए जो एक वेल ऑयल मशीन की तरह अपने आप फंक्शन करना चाहिए। ऐसा जैसे एक बढ़िया चलने वाली मशीन होती है, एक बार आपने उसको चालू कर दिया तो वो अपने आप फंक्शन करती है। तो इस तरह सिस्टम भी इसी तरह होना चाहिए, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह अपने आप उसको ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से काम करने वाला सिस्टम होना चाहिए। कि हाँ भाई, अगर क्लासरूम में पंखा ठीक नहीं चल रहा है तो वो सीधे जाएगी न्यूज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तुरंत उसे ठीक करवा देगा, प्रिंसिपल तक वो बात नहीं आएगी। इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई और दिक्कत आ रही है तो वो छोटे लेवल पे अगर अपने आप सॉल्व हो जाती है तो वो एक अच्छा सिस्टम माना जाता है, और हर चीज अगर हाईएस्ट लेवल पे जाती है तो वो खराब सिस्टम माना जाता है। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि एक ऐसा स्मूथ और वेल फंक्शनिंग सिस्टम ही डेवलप होना चाहिए, और वो आपके किए से होगा। आपका वो आपकी ऐसी पोजीशन और ऐसी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी का ये इम्पैक्ट होना चाहिए कि इस तरह से काम हो। उसके अलावा टीचर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि उनको ट्रेनिंग के सेशंस लेना, वर्कशॉप के सेशंस लेना, उनको रिक्रूट करने के लिए एक खास तरह की प्रोसेस को अपनाना, ये तमाम चीजें इसमें शामिल है। टीचर स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन इसमें शामिल है। तो ये सब मिल करके एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन या एकेडमिक फैसिलिटी का एक तरीके से रोल अदा करते हैं। इसके अलावा एकेडमिक फैसिलिटीज को लेकर के मैंने आपको, शायद आप लोगों में से जिसने भी मेरे मतलब जब थ्योरी एग्जाम की क्लासेस ली थी, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि कुछ गाइडलाइंस हैं इनके लिए। एआईसीटीई एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एआईसीटीई, ये शायद आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना। उसके अलावा एनसीवीटी एक इंस्टीट्यूशन है, फिर एनएसी, NAAC, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो इन तमाम लेवल की जो ये तमाम जो बॉडीज हैं, इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं टीचर्स को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, एकेडमिक फैसिलिटीज को लेकर के। प्रिंसिपल का काम यह है कि इन गाइडलाइंस को इंश्योर करें, इनके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करें, अपनी तरह से नहीं, लेकिन मतलब अपनी तरफ से उसको इसको ओबे करना चाहिए, मतलब इसको मतलब इसकी गाइडलाइंस को। तो एआईसीटीई के कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, फैकल्टी नॉर्म्स आपने पढ़े होंगे कि फैकल्टी का क्या रेशो होना चाहिए, है ना, क्या उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो आपको इस सब के हिसाब से वो रखना है, तो आपको पता होना चाहिए ना। ये एआईसीटीई और एनसीवीटी, एनएसीसी, इन सब के जो नॉर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के हिसाब से आपको अपने यहाँ एकेडमिक फैसिलिटीज को रखना है। जैसे एआईसीटी के फैकल्टी नॉर्म्स मैंने आपको बताए थे, बैचलर में और मास्टर्स में और डिप्लोमा में और अंडर ग्रेजुएट में, इन तमाम में फैकल्टी नॉर्म्स बने हुए हैं कि कितने स्टूडेंट्स पे एक फैकल्टी होगी, रेशो बना हुआ है कि भाई बैचलर्स में
इतने बच्चों पर एक फैकल्टी होनी चाहिए, मास्टर्स में इस पे होनी चाहिए, डिप्लोमा में इतने पे होनी चाहिए, तो फैकल्टी रेशो है। उसके अलावा जो दूसरे नॉर्म्स है, फैकल्टी के अलावा जो दूसरे एकेडमिक नॉर्म्स हैं, उन तमाम नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने का काम अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रिंसिपल की होती है। तो इन सब के नॉर्म्स आपको पते होने चाहिए, जो भी गाइडलाइंस है या नॉर्म्स या गाइडलाइंस जिसको बोल सकते हैं, जो गाइडलाइंस है एकेडमिक फैसिलिटीज के रिगार्डिंग हायर लेवल की जो बॉडीज है लाइक AICTE, NCVET, इनके जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स या नॉर्म्स हैं उनको अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना। अब उनके नॉर्म्स आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अगर पूछा जाए तो बता भी सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक फैसिलिटीज में अगली चीज जो है वो है स्टूडेंट्स को क्लासरूम्स और सेशंस, मतलब क्लासरूम्स, एक तो है क्लासरूम्स, दूसरा है लेबोरेटरीज, और तीसरी चीज जो आती है क्लासरूम लेबोरेटरीज के अलावा वो है आपके अदर सेशंस। ये तीन फैसिलिटीज जो है हमको देनी रहती है। क्लासरूम फैसिलिटी का मतलब यहाँ पर क्लासरूम फिजिकल फैसिलिटी के रूप में नहीं है, क्लासरूम का मतलब होता है थ्योरी, थ्योरी वाला नॉलेज जो होता है वो, थ्योरेटिकल नॉलेज जिसको आप बोल सकते हैं। विषय का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो। दूसरा है लेबोरेटरीज के रूप में जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा वो, जो उसको इम्प्लीमेंट करना है वो वाला प्रैक्टिकल या इम्प्लीमेंटेशन, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी उसका प्रैक्टिकल या इम्प्लीमेंटेशन। और अदर सेशंस में स्पोर्ट्स आ गए, वो तो अपन खैर अपन उसमें लेंगे, यहाँ पर अपन इसमें अदर सेशंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई अगर स्टार्टअप लेना चाहता है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के उनके सेशंस लेना, गाइड करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के सेशंस लेना वगैरह ये आ जाता है। ठीक है, तो क्लासरूम फैसिलिटीज और लेबोरेटरीज फैसिलिटीज, ये दोनों ही फैसिलिटीज जो है वो अपने आप में ठीक ठाक तरीके से स्टूडेंट्स को मिले, ये जिम्मेदारी आपकी है। क्लासरूम्स में उनको ठीक ठाक थ्योरी पढ़ाई जाए और उसी थ्योरी को फिर एक्चुअल वर्क पर, एक्चुअल जॉब पर परफॉर्म करके इम्प्लीमेंट करके दिखाया जाए और फिर वही चीज उन्हें सिखाई जाए, उनसे करवाई जाए, जिससे वो इस काम को प्रैक्टिकल लेवल पे सीख सके, उसका इम्प्लीमेंट करना सीख सके और फिर एम्प्लॉयबल बन सके और उनको तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। हमारे यहाँ अभी जो बड़ी समस्याएं हैं वो सब यही है बेसिकली, कॉलेजेस में आप लोग भी देखते होंगे बड़ी समस्याएं यही है कि हमारे यहाँ जो कॉलेजेस में पढ़ाइयाँ होती है उसमें केवल आपको डिग्री मिल जाती है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं बनाती वो आपको। आपके पास डिग्री है, बैचलर्स की, मास्टर्स तक की डिग्रीज लोगों के पास है, लेकिन जॉब नहीं मिल पाती है। इसकी एक बड़ी वजह तो जॉब्स का ना होना भी है, लेकिन दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि जॉब्स होने के बावजूद भी हम, हमारे यहाँ जो यूथ है जो ग्रेजुएट होकर निकलता है, एजुकेट होकर निकलता है, वो एक्चुअली एम्प्लॉयबल होता ही नहीं है, क्योंकि उसे काम कुछ भी नहीं आता। उसके पास डिग्री तो है लेकिन हुनर कुछ नहीं है, स्किल कोई नहीं है। तो दिक्कत ये होती है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है उसमें बच्चों को केवल थ्योरी पढ़ा करके तो उसने एग्जाम में लिख दिया तो मार्क्स मिल गए और पास हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है वो कुछ ढंग से करवाया नहीं जाता है ना। आप कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं सॉफ्टवेयर में, आपने देखा होगा कि 4 साल की इंजीनियरिंग कर ली लेकिन एक भी प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर का सिंपल प्रोग्राम भी नहीं बना पाते। ऐसे ही बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स में इंजीनियरिंग कर ली लेकिन सर्किट के बारे में कोई जानकारी उनको नहीं, थ्योरी पढ़ के पास हो गए और प्रैक्टिकल भी वैसे ही फर्जी में निपटा लिया फेक तरीके से, और इस तरीके से फिर जॉब के समय दिक्कत आना शुरू हो जाती है, एम्प्लॉयबल बनते ही नहीं है लोग। क्यों नहीं बनते? क्योंकि इस पर हम लोग ढील देते हैं इन चीजों में। आप देखेंगे ढील ढील वाला काम चलता है प्राइवेट कॉलेजेस में भी, सरकारी में भी। हाँ भाई ठीक है, बच्चा पास हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें ढील नहीं होना चाहिए। आपके कॉलेज की सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि आपके कॉलेज से पढ़ने के बाद कितने बच्चे एम्प्लॉयबल बने, ये कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ, ये सफलता का निर्धारक है।
ये डिटरमाइनिंग फैक्टर है, क्योंकि आप एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, आप कोई यूनिवर्सिटी उस तरह से नहीं जा रहे हो BA BSc वाली यूनिवर्सिटी में। आपका तो मेन काम है बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाना, और उसका पैमाना ये है कि आपके यहाँ कितने बच्चे प्लेसमेंट पा गए, कितने बच्चों को नौकरियां या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सक्सेस मिली, कितने बच्चों को जॉब मिला, प्लेसमेंट हुआ, ये निर्धारक है। और ये तब होगा जब आपके यहाँ ये तमाम चीजें ठीक होंगी। अगर आपके यहाँ से बच्चों का प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, पढ़ने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये कॉलेज के ऊपर ये बात आती है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स की तो खैर जो है वो है ही है, लेकिन कॉलेज की भी है। और इसीलिए हमारे यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें एकदम चाक चौबंद तरीके से बच्चों को बताई जानी, मतलब पढ़ाई जानी चाहिए, इस हद तक कि वो एम्प्लॉयबल बन सके। ये जिम्मेदारी इनडायरेक्टली फिर आपके कंधे पर आती है। डायरेक्टली तो ये जॉब जो है वो टीचर्स का है, ट्रेनर्स का है, इंस्ट्रक्टर्स का है, लेबोरेटरी में इंस्ट्रक्टर्स का है, क्लासरूम में टीचर्स का है। लेकिन टीचर्स और इंस्ट्रक्टर अगर ठीक काम नहीं करते तो वो अल्टीमेटली जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है। तो ये सारी चीजें जो भी कॉलेज में घटित होता है, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में घटित होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में, उस सबकी अल्टीमेट जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आप सुपरविजन की पोजीशन में है। बाकी लोग अगर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, अगर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रिंसिपल की है कि प्रिंसिपल उनसे ठीक काम नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें एकेडमिक फैसिलिटीज में आती है। इसके अलावा आपको एकेडमिक, ये तो हो गया कि आपको क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये भी तो एक बात है ना, कि ये तो चीजें ये हो गई कि भाई एकेडमिक फैसिलिटीज जो है, कौन सी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अभी तो हमने केवल यही बात की कि एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या आपकी। एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, अब आपसे इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछा जाएगा। आपसे इंटरव्यू में सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई आप जो है एक कॉलेज में प्रिंसिपल बन के जा रहे हैं, जो कि टेक्निकल एजुकेशन का या वोकेशनल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रिंसिपल। एकेडमिक लेवल पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज अ प्रिंसिपल, एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताइए, तो आपको एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइन से 3-4 बताते हुए आना चाहिए, क्योंकि ये मेन चीज है। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जो प्रिंसिपल होता है उसका क्या रोल होता है कॉलेज के या इंस्टीट्यूशन के एकेडमिक्स को सुधारने में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी होती है। तो आपको ये 3-4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि भाई टीचिंग, क्लासरूम फैसिलिटीज, लेबोरेटरी फैसिलिटीज, इक्विपमेंट वगैरह, लाइब्रेरी, बुक्स, क्लासरूम, टीचर्स कैसे होने चाहिए, जो ये तमाम चीजें आप 4 लाइन में वहां पर बता सकते हैं समाप्त कर। ये तो हुई कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगली चीज जो है वो है कि आप कैसे इंश्योर करेंगे ये जो एकेडमिक फैसिलिटीज हैं, उसको आप कैसे इंश्योर करेंगे अपने कॉलेज में, कैसे एक सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे। अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है तो आप उसको कैसे अच्छी कंडीशन में लेकर आएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो अब हाउ, कैसे इंश्योर करेंगे। अभी तक तो हमने एकेडमिक फैसिलिटीज या एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये देखा। अभी तक हमने क्या देखा, वॉट यानी क्या है, यहां तक देख लिया कि एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एक प्रिंसिपल की। अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कैसे पूरा करेंगे और एकेडमिक फैसिलिटीज को कैसे इंश्योर करेंगे अगर वो ठीक हालत में नहीं है तो। ठीक है, तो उसके लिए पहली चीज तो मैंने आपको बताई दी कि फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर दोनों के रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही मतलब एक तरीके से स्क्रूटनाइज वाला होना चाहिए, कि उनको ठीक से स्क्रूटनी करके अंदर लाया जाए। तो फैकल्टीज का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत ही चाक चौबंद तरीके से, बहुत ही इफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है उस पोस्ट पर ना आ सके। तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट ये आपके हाथ में कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो जब नहीं होता है तो इसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नहीं है,
लेकिन जब आपके हाथ में है फैकल्टी रिक्रूटमेंट तो ये बहुत सही तरीके से होना चाहिए। सही तरीके का मतलब ये है कि हम टीचर्स अपने सब्जेक्ट पर उसको नॉलेज है या नहीं, उसका एक्सपर्टीज है या नहीं उस विषय में। भाई कई बार ये होता है कि टीचर्स ही को नहीं पता तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में, खासतौर पर प्राइवेट कॉलेजेस में, कम तनख्वाह पर किसी भी व्यक्ति को टीचर बना दिया जाता है और उसे खुद कुछ नहीं आता है। ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप ज्यादा देखेंगे क्योंकि वहां पर मनी माइंडेड चीजें ज्यादा रहती, पैसे कमाने वाली। तो वहां पर आप देखेंगे कि कोई टीचर जो है उसे खुद नहीं आता है प्रैक्टिकल कुछ भी, और वो टीचर बना हुआ है क्योंकि कम पैसे पे काम करने को तैयार है, 10, 12, 15, 20 हजार रुपए पे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। तो फैकल्टी अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ टीचिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपको हैंड ओवर कर पाए जो नॉलेज, जो एक्सपर्टीज उसके पास है। ठीक है, और इसके लिए आप अगर रिक्रूटमेंट में आपकी डायरेक्ट भूमिका है तो आप वहीं पर इस चीज को चेक करके इंश्योर कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट भूमिका नहीं है आपकी रिक्रूटमेंट में, तो जहां पर आपसे फीडबैक मांगा जाता है तो आप फीडबैक के रूप में ये बता सकते हैं कि प्रोसेस ठीक नहीं है, जो टीचर्स आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो, अगर आप डायरेक्ट उस पोजीशन में तो आप करेंगे, अगर आप डायरेक्ट उस पोजीशन में नहीं है तो आप इनडायरेक्टली ये कर सकते हैं कि रिकमेंडेशंस के थ्रू, सिफारिशों के थ्रू, या कोई भी पत्राचार करके आप अपॉइंटिंग बॉडीज को ये बता सकते हैं कि टीचर्स की जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है। एक चीज। दूसरा, अगर आपके पास आ ही गए हैं अब फैकल्टी रिक्रूट होकर के, तो वो ठीक से काम करे, ये इंश्योर करना आपका काम है। ठीक है, ठीक से काम करने का मतलब ये है कि वो अपने जॉब को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं, इसको लगातार चेक करना और लगातार इसको मॉनिटर करना, ये आपका काम है। फिर अब उनके साथ स्टूडेंट्स के फ्रेंडली रिलेशंस है या नहीं, स्टूडेंट्स जो है उनसे, उनके साथ कंफर्टेबल है या नहीं, ये सब इंश्योर करना आपका काम है। तो ये इस तरीके से आप इसको करेंगे। दूसरा, लाइब्रेरी फैसिलिटीज और बजट फैसिलिटीज वगैरह जो आपकी लेबोरेटरी फैसिलिटीज हैं या इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, उसमें बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो अगला काम जो है वो है बजट ऑप्टिमाइजेशन। बजट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप हर फैसिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि बजट कम है तो उसके लिए भी आप अप्लाई करके सरकार से या जो भी हायर बॉडीज हैं उनसे आप जो है एक तरीके से रिक्वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटीज नहीं है और इसके लिए हमारे पास बजट भी नहीं है, तो आप इसके लिए और मतलब अतिरिक्त बजट सैंक्शन करें। तो इस तरह से एप्लीकेशन भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास पर्याप्त बजट है तो उस बजट को ठीक तरीके से ऑप्टिमाइज करना भी आपका काम होता है, क्योंकि बजट जो है वो पूरा प्रिंसिपल के हाथ में होता है, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, तो वो काम भी आपके हाथ में है। अगर मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट्स के लेवल पे, इक्विपमेंट्स के लेवल पे, लेबोरेटरीज के लेवल पे, बुक्स या लाइब्रेरी के लेवल पे कहीं पर भी कोई कमी है, तो उसको आप बजट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी, थोड़ा मैंने आपको एक आइडिया बताया कि फैकल्टीज, उसके अलावा फैकल्टीज को लगातार ट्रेनिंग के सेशन, वर्कशॉप के सेशंस अरेंज करना उनके लिए। ठीक है, ये भी एक है। उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, मीटिंग्स लेना, उनके काम की समीक्षा करना, रिव्यू करना, ये सब काम आप करेंगे। उनके सिलेबस वगैरह जो करिकुलर है उसको देखना है ना, और फिर फैकल्टीज के साथ डायलॉग करके, संवाद करके, मीटिंग करके उनके कार्यों की समीक्षा यानी रिव्यू करना उसको, कि वो उसकी क्या प्रगति है, क्या प्रोग्रेस है। तो इस तरह से आप ये तमाम चीजें इंश्योर कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल हैंडलिंग के सवाल बनेंगे वो अपन सिचुएशनल हैंडलिंग वाले सेशन में देखेंगे। इससे बहुत सारे सिचुएशनल हैंडलिंग के सवाल बनेंगे, डिसीजन मेकिंग के सवाल बनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल बनेंगे, जो अपन वहां पर जब केस स्टडीज पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। जैसे मैंने आपको एक बताया ही कि कोई टीचर ऐसा है कि जो एक्सपर्ट तो है अपने सब्जेक्ट का, लेकिन स्टूडेंट उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है और ये बात आप तक पहुंचती है, तो आप इस स्थिति को दुरुस्त करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। इस तरह के जो सिचुएशनल हैंडलिंग वाले क्वेश्चन है वो, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स पर्याप्त नहीं है आपके कॉलेज में, स्टूडेंट्स की संख्या की तुलना में वो जो रेशो है इक्विपमेंट्स का वो बहुत कम है, और आपके पास बजट भी सीमित आया है, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। वो इस तरह के कुछ सिचुएशनल हैंडलिंग के क्वेश्चंस अपन देखेंगे। ठीक है, अब यहां से
एकेडमिक फैसिलिटीज के बाद या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो अगली चीज आती है उसको हम देखते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल मैनेजमेंट भी इसको आप बोल सकते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट। जैसे एक जिले में डीएम की स्थिति होती है, कलेक्टर की स्थिति, कि वो हर डिपार्टमेंट का हेड है, सब लोग उसको रिपोर्ट करते हैं, पुलिस हो, राजस्व हो, वो सबके सिर पर कलेक्टर बैठा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर हो। तो इसी तरह एक कॉलेज में प्रिंसिपल है, वो सभी डिपार्टमेंट्स का हेड है। एचओडी जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी अपने डिपार्टमेंट तक होती है बस, उसके बाहर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। टीचर की जिम्मेदारी और सीमित होती है, केवल अपने विषय तक ही सीमित है। लेकिन प्रिंसिपल जनरल पोस्ट है, हर डिपार्टमेंट का हेड है और हर कोई इसको रिपोर्ट करता है और हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अल्टीमेटली इसके कंधों पर है। ठीक है, तो एचओडी जैसा होता है ना, एचओडी का काम अपने डिपार्टमेंट तक सीमित है, बाहर के डिपार्टमेंट से तो कोई लेना देना नहीं। टीचर का काम और लिमिटेड है, जॉब जो आपके लेबोरेटरी में इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनका काम और भी लिमिटेड है। अगर कोई अकाउंट सेक्शन वाला है तो अकाउंट हेड जिसको बोलते हैं, अकाउंट हेड का काम केवल फीस लेना बच्चों से, वो काम है उसका, अकाउंटिंग वाला काम। अकाउंट हेड का काम और लिमिटेड है। तो इनका काम अपने अपने डिपार्टमेंट्स तक सीमित है और उसमें भी कम ज्यादा है। लेकिन प्रिंसिपल क्योंकि जनरल पोस्ट है, इसलिए सारे ही डिपार्टमेंट्स की अल्टीमेट जिम्मेदारी प्रिंसिपल के कंधों पर। ये सारे डिपार्टमेंट्स का अल्टीमेट हेड है, इसीलिए हर कोई फाइनली इसको रिपोर्ट करेगा और हर डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से चलाने का फाइनल जो दारोमदार है, जिम्मेदारी है, वो भी प्रिंसिपल की है। इसीलिए अब एकेडमिक्स से आगे बढ़ के हम आते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इसकी अपन बात करते हैं। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें कई चीजें आती है, जैसे बाकी जो चीजें है ना, जैसे फैसिलिटीज जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्लीनलीनेस है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लीनलीनेस है, बस फैसिलिटीज हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि खुद बस चलाए जा करके या खुद जो है झाड़ू लेकर के सफाई करे। ये सारे डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सुपरवाइज और मॉनिटर करना अल्टीमेटली इसका काम है। इसके नीचे बहुत सारा एक पूरा सोपान क्रम बना हुआ है, एक पूरी हायरार्की है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है इस सब में, लेकिन ये सब ठीक से चलते रहे ऐसा सिस्टम डेवलप करना इसका काम है, डायरेक्टली ये काम नहीं करेगा। सोनिया एंड सिंह, आप लोगों ने पुराने वाले वो डेफ वाले सेशन देख लिए? जो नए हैं सोनिया एंड जो भी हैं आप लोग, डेफ वाले सेशन आप लोगों ने देख लिया है कि दोनों तीनों जितने मैंने बनाए हैं? और राज आपने भी? तो आप उस हिसाब से डेफ की तैयारी कम से कम करना शुरू कर दो, अगर आप लोगों ने देखे हैं तो। और अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला सेशन आप देख लेना, डेफ वाला। हाँ, तो आप अपने डेफ को उस तरह से आप फिल करना शुरू कर दो और बहुत अटेंटिवली, क्योंकि उसी से सवाल बनेंगे ना। डेफ वाले सेशन में अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो किसी भी तरह से तो आप पूछ सकते हैं, और उसी तरह से डेफ को बहुत अटेंटिवली भरना और इस तरह भरना है कि उससे जो भी सवाल बने तो आप उसको कैसे टेकल करोगे। हालांकि उसमें आपके पास बहुत चॉइस नहीं है भरने की, लेकिन जहाँ चॉइस है वहां, बाकी तो चॉइस है नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो है, आपका नाम जो है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो है, आपका जॉब एक्सपीरियंस जो है वो है, लेकिन उसको तैयार करना कम से कम शुरू कर दो, थोड़ा 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 थोड़ा, ताकि अगर इंटरव्यू की डेट जब भी आती है तो आपको एकदम से बर्डन ना आए। नहीं नहीं, नया नहीं देना है, यही रेफ है, जो डेफ है यही है।
डेफ तो यही है, पर उसको अटेंटिवली फिल करना और साथ ही साथ उसको तैयार करना शुरू कर दो। जैसे आपके एक जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दो, है ना। जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक डायरी मेंटेन करके उसमें आप क्वेश्चंस बनाओ, प्रोबेबल क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको गाइड किया है, वो 2-3 सेशन आप देख लो, उसमें मैंने पूरा गाइड किया है। उस हिसाब से आप क्वेश्चंस की लिस्ट बनाना शुरू करो, उनके आंसर्स बनाना शुरू करो, फिर आंसर्स से क्या क्रॉस क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको बनाना शुरू करो, इस तरीके से थोड़ा सा, है ना। तो आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। बाकी आप लोगों ने सोनिया वगैरह आप लोगों ने नहीं देखा है क्या? तो आप लोग भी उसको देख लेना। क्लीनलीनेस, बस फैसिलिटी हो गई, फिर पेयजल जिसको बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज हो गई, है ना। और जो दूसरे सेक्शंस होते हैं, अकाउंट सेक्शन हो गया, अदर करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर जिसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, तो ये तमाम चीजें ना, ये भी सब जो है उसमें, इससे बहुत सवाल नहीं आएंगे, इसको आप मान के चलो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड में है, ये लीस्ट एक्सपेक्टेड में मान के चलो, इससे बहुत सवाल आपके नहीं आते, पर पता होना चाहिए आपको कम से कम कि ये चीजें भी इसमें आती है। जैसे क्लीनलीनेस, आपकी जो कॉलेज है उसमें ये चीज भी मैटर करती है। और जो दूसरी फैसिलिटीज है, बस फैसिलिटीज है, ड्रिंकिंग वाटर है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, अकाउंट है, ये तमाम चीजें। देखो इसके लिए तो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हर प्रिंसिपल हर किसी में इंटरफेयर करता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन उसका नहीं होता, लेकिन इन सबके माथे पर जो बैठा हुआ है वो प्रिंसिपल है। इसके नीचे पूरा एक सिस्टम बना होता है डिपार्टमेंट्स का, ऐसा नहीं है क्लीनलीनेस और ये, इसके लिए एक पूरा जो नीचे सफाई कर्मचारी होते हैं वो उसके ऊपर वाले को रिपोर्ट करते हैं, फिर ऐसे एक पूरा सिस्टम बना होता है। ऐसा इसका मतलब नहीं है कि आप प्रिंसिपल जाके खुद ही झाड़ू लगाएंगे या खुद ही जो है ड्राइव करेंगे बस को, खुद ही जो है वाटर प्यूरिफायर आरओ वगैरह लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज आपके कॉलेज में ठीक है या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं है तो आप उसको ठीक करें, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें ये तमाम चीजें हों। अगर आपके यहाँ पानी नहीं है पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर आरओ की फैसिलिटीज नहीं है, तो ये होना चाहिए, ये तो नॉर्म ही है आजकल। क्लीनलीनेस के गाइडलाइंस हैं, उनको आपको पूरा करना चाहिए। प्रॉपर बस फैसिलिटी वगैरह होना चाहिए, गार्डन वगैरह जो पार्क होता है वो ठीक होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ठीक ठाक होनी चाहिए, है ना। टाइमली जो खेल की टूर्नामेंट वगैरह होती है, ये तमाम चीजें, तो ये सब फैसिलिटीज जो है आपके यहाँ ठीक होनी चाहिए। बस इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, पर हाँ अगर इसमें किसी भी लेवल पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और आप तक वो बात पहुंचती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको दुरुस्त करें और एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक इस तरह का इन्वायरमेंट बनाए अपने इंस्टीट्यूशन में कि ये सारी समस्याएं ना हो। क्योंकि बार बार इसमें अगर आप इंटरवीन कर रहे हैं तो वो एक खराब सिस्टम माना जाएगा, जिसमें हायर अथॉरिटी को इन तमाम सामान्य चीजों में दखल अंदाजी देनी पड़े या उसको वहां पर बार बार इंटरवीन करना पड़े, तो सिस्टम बुरा है। इसलिए ये तमाम चीजें आपके यहाँ स्मूथली काम करें अपने आप, ये तमाम चीजें स्मूथली इंश्योर हो, ये भी जरूरी है। कई बार ये चीजें देखने पे हमको लगती है कि इसमें कुछ नहीं हो, ये तो सामान्य चीजें हैं, लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो मैंने वॉशरूम का नहीं लिखा, हमारे यहाँ ऐसे बात निकली है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो लड़कियों में बहुत ज्यादा है, उसके जब कारणों की समीक्षा की गई तो उसमें एक बड़ा कारण ये निकला कि बहुत सारी स्कूल्स में वॉशरूम्स की फैसिलिटीज नहीं है, इसीलिए फीमेल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है स्कूल्स का। तो आप देखो ये समस्या ऐसी है कि जिस पर हो सकता है किसी की दृष्टि न जाए, किसी की निगाह न जाए, लेकिन आप सोचो कि ये जो है मेजर कॉज है ड्रॉप आउट का, स्कूल ड्रॉप आउट का। इस पर कई रिसर्च हुए जिसमें ये बात निकल कर आई कि लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है स्कूल्स से। उसके और भी कारण है, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि वहां पर वॉशरूम की, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है और लड़कियों के लिए, और इसी वजह से वो कॉलेज को, स्कूल्स को ड्रॉप आउट कर देती है। एक वजह ये भी बन के सामने आती है। तो ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, जनरल फैसिलिटीज का हिस्सा है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, एक बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आते हैं हम लोग पर्सनल मैनेजमेंट में। यहां पर पर्सनल का मतलब निजी से नहीं है, कर्मचारियों से।
ये पर्सनल वाला पर्सनल है, ये वाला पर्सनल मैनेजमेंट। यहां पर पर्सनल का मतलब कर्मचारी, कार्मिकों से है। यहां पर पर्सनल का मतलब एम्प्लॉइज से है बेसिकली, जिसको कार्मिक या कर्मचारी कहा जाता है, पर्सनल मैनेजमेंट। ये इंटरपर्सनल स्किल्स से जुड़ा हुआ एक एस्पेक्ट है कि जो भी मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोजीशन पे होता है वो बेसिकली एक लीडरशिप की पोजीशन में होता है और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी हाईएस्ट अथॉरिटी पर हैं तो आप बेसिकली लीडर जैसी पोजीशन में है, मैनेजरियल पोजीशन में है, और मैनेजरियल या लीडिंग पोजीशन में होते हुए आपको पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मतलब आपके मातहत आपके सबऑर्डिनेट जितने भी डिपार्टमेंट्स और उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज करते हुए आना चाहिए, तो वो पर्सनल मैनेजमेंट का एक हिस्सा बनता है। जैसे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, जैसे किसी भी व्यक्ति से काम करवाना, मोटिवेट करना, मोटिवेशन देना लोगों को। दूसरा, उनकी समस्याओं को समझना, उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं उनको समझना, है ना, मोटिवेट करना। कोई व्यक्ति काम क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके साथ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो काम करने के लिए मोटिवेट करना, ये तमाम चीजें पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आती है। अब जैसे इसी में मैं एक आपको एग्जांपल मोटिवेशन का देता हूं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय है आपके कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में, जो अभी तक ठीक, मैं आपको एक सिचुएशन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ठीक काम कर रहा था लेकिन अचानक उसके काम की इफिशियंसी कम हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए कि एक टीचर ही, हम लोग टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके कॉलेज में एक टीचर है जो बहुत शानदार टीचर है हर मामले में, सब्जेक्ट का भी बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, विशेषज्ञ है अपने विषय का, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता है, स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत फ्रेंडली है, स्टूडेंट्स उसे पसंद भी करते हैं, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन अचानक आप ये देखते हैं कुछ महीनों में कि उसके परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। आपको कुछ सोर्सेज से ऐसा पता चलता है कि भाई फला फला टीचर में अब वो बात नहीं है जो पहले थी, वो लेक्चर्स में रुचि नहीं ले रहे हैं, स्टूडेंट्स में रुचि नहीं ले रहे हैं, अपने काम में जैसे पहले उत्साही अनुभव करते थे, एंथुसियाज्म था, उनमें आपको उत्साह की, एंथुसियाज्म की कमी लग रही है। और ऐसा कई सोर्सेस से या एक दो सोर्सेस से, एक से ज्यादा सोर्सेस से आप तक की जानकारी मिलती है, भाई उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आप बुलाएंगे पहले कि भैया आपके यहाँ जो टीचर है उनका परफॉर्मेंस क्यों ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको कारण जो है उसके बाद आपको कारण पता करना होगा कि क्यों ठीक नहीं है। अगर कारण पता चल जाता है तो फिर इस कारण को पहले तो मतलब इसको वैलिडेट करना कि भाई सही है या नहीं है, और अगर सही है तो उस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करना, ये भी एक कारण है। ये जो है पर्सनल मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए कि इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, कॉलेज का सबसे अच्छा टीचर है, ये बेस्ट टीचर है, ठीक है, लेकिन जब बेस्ट टीचर अवार्ड मिला, मान लीजिए कि हर साल आपके यहाँ एक बेस्ट टीचर अवार्ड मिलता है, और जब बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया तो वो किसी और टीचर को दे दिया गया
जो कि इसकी तुलना में किसी भी मामले में ठीक नहीं है। उसको किसी और वजह से, अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू या किसी और वजह से मान लो उसको अवार्ड मिल गया, ठीक है। जबकि इसको पता है, इस बंदे को जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि अच्छा टीचर है ए, इसे ये पता है कि ये जो बंदा बी जिसे अवार्ड मिला है बेस्ट टीचर का, वो उसकी तुलना में कम डिजर्विंग है या है ही नहीं डिजर्विंग, कम से कम उसकी तुलना में कम डिजर्विंग है। अब क्या होगा कि जब इसे ये पता चलेगा तो इसका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा कि यार मैं इतना काम करता हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। अब इसको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला तो सब लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं, आपने भी पब्लिकली उसकी तारीफ की, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने भी पब्लिकली उसकी तारीफ की, उसको और भी चीजें मिली, सबने उसको अप्रिसिएशन दिया, एडमिरेशन दिया, और इस बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। अब क्या होगा, इसके दिमाग में ये बात थोड़ा सा कुंठा की तरह बैठ जाएगी कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी बात की कोई, मतलब मेरे काम को कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता, रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो फिर क्या मतलब है मैं भी दूसरों की तरह काम करूं, मुझे तो सैलरी मिल ही रही है। और इसने इस तरह से धीरे धीरे बैकफुट पे आना शुरू कर दिया और इसका परफॉर्मेंस गिरने लगा। अब आपको, आपकी क्या जिम्मेदारी ऐसे में बनती है, ठीक है। तो ये जो है एक मोटिवेशन फैक्टर वाली बात आ जाती है यहाँ पर कि एम्प्लॉयज को काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति बिना मोटिवेशन के काम नहीं करता, और मोटिवेशन कई फैक्टर्स से आता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका पैसा होता है कि भाई अगर आपको, आप किसी को सैलरी नहीं दे रहे हो तो वो काम करेगा ही नहीं। तो एक बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में 10-10, 15-15 हजार रुपए पे फैकल्टीज को रिक्रूट कर लिया जाता है। अब वो 10-15 हजार रुपए पे जो व्यक्ति रिक्रूट हुआ है, वो क्या काम करेगा और क्यों काम करेगा? उसको पता है कि मेरी अगर ये जॉब चली भी गई तो मुझे 15,000 की दूसरी नौकरी मिल जाएगी, तो वो वहां पर सीरियस होगा ही नहीं। अगर आप उसे कम पैसे पे रखेंगे तो पहले तो वो होगा, बहुत शार्प, बहुत एक्सपर्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐरा गैरा आ गया। दूसरी बात है कि अगर आप उसको 10-15 हजार देंगे तो उसके उस काम के प्रति सीरियसनेस आएगी ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर भय नहीं होगा कि मुझसे ये काम छिन जाएगा तो मेरा क्या होगा। उसको पता है कि यहाँ अगर मैं 15,000 छोड़ दूंगा तो मुझे शाम को ही दूसरे 15,000 की जॉब मिल जाएगी। तो पैसा एक मोटिवेशन होता है। दूसरा मोटिवेशन होता है जो काम किया जाए उसको अप्रिशिएट करना। अगर देखिए, कई बार हम लोग काम करते हैं दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, और ज्यादातर बार बल्कि किसी भी व्यक्ति से अगर आपको काम करवाना हो तो आप उसकी हल्की सी तारीफ कर देंगे तो वो काम डबल मोटिवेशन से करता है। और अगर आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो वो आपका काम फिर अगली बार नहीं करेगा कि मैं कुछ भी करूं मुझे तो कुछ अच्छा मिलता ही नहीं। तो काम को अप्रिशिएट भी करना पड़ता है अगर अच्छा काम है तो, ठीक है। तीसरी स्थिति ये होती है, मोटिवेशन की तीसरी स्थिति ये होती है, अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। तीसरी स्थिति होती है अवार्ड। अप्रिसिएशन का ही अगला रूप होता है अवार्ड या रिवॉर्ड, जिसमें उसकी तारीफ की जाए या उसे कोई मॉनिटरी चीज या कोई मतलब इस तरीके का अवार्ड प्राइज वगैरह दिया जाए, तो उसके अंदर डबल मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं मुझे और अच्छे से काम करना है। लेकिन अगर इन चीजों का अभाव हो तो चौथी चीज ये होती है कि प्रमोशन। लेकिन अगर इस तरह से ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं किसी भी व्यक्ति से अच्छा काम करवाने के लिए, और अगर इन फैक्टर्स का अभाव हो तो व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है। एक ये भी होता है कि बच्चा, व्यक्ति फियर से, डर से या दबाव से भी अच्छा काम करता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। फियर या प्रेशर, कई लोग इस अप्रोच से काम करते हैं कि एकदम डरा धमका के रखो, दबा के रखो, लगातार उसे भय में रखो, असुरक्षा में रखो, इनसिक्योरिटी में रखो, तो उससे वो अच्छा काम करेगा। कई लोगों का ये भी एक एंगल होता है सोचने का कि भाई जैसे मान लो कि आपने जरा काम बिगाड़ा, आपको निकाल दिया कि चलो भाई हो गया काम तुम्हारा खत्म, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप इस तरीके से काम निकलवाने के हमायती हैं तो ये भी बहुत सही तरीका मेरे नजर में तो नहीं है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है, इनसिक्योरिटी का जो फैक्टर होता है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा या आपकी रिपोर्ट बिगाड़ दी जाएगी, इस तरीके से जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, आपको कम मार्क्स दिए जाएंगे
कि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं, आपकी मतलब जो रिपोर्ट बिगाड़ दी जाएगी या कई बार सस्पेंड भी किया जा सकेगा ऐसा। तो इससे भी लोग काम करते हैं, ये भी एक मोटिवेशन वाला फैक्टर है, लोग ऐसा मानते हैं। हालांकि ये इतना ज्यादा कारगर नहीं माना जाता। आजकल जो मॉडर्न थिंकिंग है उसके हिसाब से अगर आप किसी को डरा के काम कर रहे हैं तो वो बहुत लंबे समय तक और बहुत इफिशिएंट तरीके से बहुत अधिक समय तक काम नहीं कर पाएगा, और वो काम की इफिशियंसी भी उसकी गिर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर उत्साह नहीं है, डर है। और उत्साह नहीं है, डर है, तो काम की इफिशियंसी भी गिरेगी और लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति भय के माहौल में रहना नहीं चाहता है। उससे अच्छा तरीका है उत्साह लाना। और उत्साह कब आएगा? जब आप काम को अप्रिशिएशन देंगे, अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ये तमाम चीजें जहां उसको अपना वर्थ फील होगा। और जब वर्थ फील होगा तो व्यक्ति डबल उससे काम करेगा। तो इस तरीके से ये चीजें मैनेज आप कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशनल, ये पर्सनल मैनेजमेंट है। अपने एम्प्लॉयज को आप कैसे मैनेज करते हो, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, कैसे आप उनसे काम करवाते हो, आपके अंदर एक लीडर वाली क्वालिटी है या नहीं, जिसमें आप जो बोल दो सामने वाला करे। लीडरशिप किसको बोलते हैं कि भाई आप एक लीडर हो? अच्छा लीडर वो है जिसके फॉलोवर उसके बोलने से पहले काम कर दे, या बोलने पर तो कम से कम तुरंत कर ही दे। तो आप जब आप कैसे आपकी कमांड क्या है अपने इंस्टीट्यूट में, आप क्या राइट और क्या पोजीशन कमांड करते हो, कितनी कमांड है आपकी? कमांड का मतलब ये नहीं कि डर से करवाना। कमांड का मतलब है कि आपके यहाँ एम्प्लॉयज जो हैं उनके आपसे रिलेशंस कैसे हैं, उनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, एक फ्रेंडली एमिकेबल इन्वायरमेंट है या नहीं, जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल के अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे पूरे मतलब अच्छे भाव से करते हैं या नहीं करते। ये तमाम चीजें पर्सनल मैनेजमेंट में आती है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि डरा धमका के, लेकिन जैसे डिपार्टमेंट्स में ग्रज है या एम्प्लॉयज के बीच में ग्रज है, फ्रेंडली माहौल नहीं है, तो उससे भी काम ढंग से नहीं हो सकता। और मान लीजिए कि एम्प्लॉयज ही के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, भाई जैसे एक डिपार्टमेंट का दूसरी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, या कोई पर्सनल ग्रज है या कोई प्रोफेशनल ग्रज है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, या फिर आपका उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप एक ऐसी पोजीशन में जहां पर लीडिंग या मैनेजरियल पोजीशन है, लेकिन आपका चीजों को लेकर के कोऑर्डिनेशन की आपके साथ कमी आ रही है। तो ये तमाम चीजें पूरी फंक्शनिंग को, कॉलेज की या इंस्टीट्यूशन की पूरी फंक्शनिंग को बैडली इम्पैक्ट करती है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। तो ये पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप के अंदर मैनेजरियल लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है, अपने सबऑर्डिनेट लोगों को आप कैसे मैनेज करते हो और उनसे कैसे काम करवाते हो, कैसे उनको मोटिवेट करते हो, जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे दूर करते हो, कैसे कोऑर्डिनेशन इंश्योर करते हो, कैसे ये माहौल बनाते हो, सिस्टम बनाते हो कि कोई भी समस्या जो है वो नीचे के लेवल पे ही सॉल्व हो जाए और झटपट सॉल्व हो जाए, ऊपर तक ना आए। और ऊपर तक अगर आती है तो आप उसके लिए क्या करते हो? ठीक है? डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन, पर्सनल या एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन, फ्रेंडली माहौल, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको काम करने के लिए पर्याप्त मोटिवेशन मिले, उसे उसके काम का अप्रिसिएशन मिले, है ना? हर जो डिपार्टमेंट है वो स्मूथली अपने आप फ्रेंडली तरीके से और स्मूथली प्रॉपरली फंक्शन करे, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना, ये तमाम चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है? तो आज के सेशन में हम लोगों ने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ी हुई 2-3 बातें देखी, जिसमें एकेडमिक फैसिलिटीज और जनरल फैसिलिटीज या जनरल मैनेजमेंट, इन दो चीजों को लेकर के, और तीसरी चीज जो हमने देखी वो है पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है? तो आज के इसमें हमने पहली चीज जो देखी वो है एकेडमिक फैसिलिटीज या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी चीज है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरी चीज है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तो हमने स्टाफ की बात की, स्टाफ में टीचिंग और नॉन टीचिंग, है ना? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में अभी हमने डिपार्टमेंट मतलब स्टाफ की बात की, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं,
स्टूडेंट्स के साथ आपका कैसा कनेक्शन है, आप स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करते हो, वो भी इसमें आ जाता है। तो ये हम अगली बार जब मिलेंगे तो स्टूडेंट्स वाली बात करेंगे। अभी तो हमने स्टाफ की बात की कि कोई भी आपके स्टाफ में, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उससे अगर आपको काम करवाना है तो किस तरीके का एटीट्यूड या रवैया होना चाहिए, तो इस पे हमने बात की। अगले सेशन में हम लोग स्टूडेंट्स की बात करेंगे इसी में, और जो दूसरी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे एक चीज है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज ट्रेनिंग और प्लेसमेंट होती है, क्योंकि अगर आपके कॉलेज से बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है। क्योंकि इस पूरे उद्यम का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो तो है बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाना। अगर इस सब के बावजूद एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फाइनल गोल तो वही है ना, एम्प्लॉयमेंट। इसलिए ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के टर्म्स में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो, और आजकल एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला फैक्टर बहुत चल रहा है, तो उसको लेकर के आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो, ऐसी 2-3 चीजें और है जिसको अपन डिस्कस करेंगे। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला सेशन थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, फिर इससे बनने वाले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। अब अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।